अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अभी भी 40% लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किए बिना ही वीडियो देखते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उस पर लाइक कर दिया करें और अपने कमेंट ज़रूर दिया करें। अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। पहली स्टोरी रमशा ने इस्लामाबाद से सेंड की है। वो बताती हैं कि ये वाक़या मैंने अपनी काम वाली मासी, जिन्हें हम आपा कहते थे, अपने बचपन में मैंने कई बार इनसे सुना था। वो बताती हैं कि जब ज़माना ऐसा ना था, मोबाइल और टीवी वगैरह नहीं होते थे, लोग देहातों में रहते, ज़्यादातर हिस्सा जंगलों और खेतों पर मुश्तमिल था। 15-16 बस कच्चे मकान होते थे। कंवारी लड़कियों का टोला अलग होता था और ब्याही हुई लड़कियों का टोला अलग। उसके बाद दादियों, नानियों और छोटी बच्चियों का टोला अलग होता था, जो कुएं में पानी भरने जाया करती थीं। मशहूर था कि कुएं के करीब कीकर के दरख्त है जिस पर जन्नात का बसेरा है। खेत भी कुएं के करीब ही थे, क्योंकि कुएं की मदद से पानी लगाया जाता था। गर्मियों में गंदम की फसल मिलजुल कर काटी जाती और दोपहर में लोग औरतों के साथ मिलकर देसी घी, चीनी और आटे की चौरी बनाते, जो सब मिलजुल कर खाते और साथ में लस्सी पीते। सरमा की रातों को पंजीरी बनती और दूध से सोन हलवे बनाए जाते। इस तरह चांद की 14वीं रात को बूढ़ी औरतें, नानियाँ, दादियाँ छोटी बच्चियों के साथ मिलकर खेलती और साथ साथ ये भी कहती कि चांद की 14वीं रात को कोई भी हाथों पर और सर पर मेहंदी ना लगाए। बहुत साल ऐसे ही गुजर गए। बचपन से जवानी की दहलीज पर कदम रखा। मुझे भी कंवारी लड़कियों के टोले में शामिल कर दिया गया। अब बूढ़ी औरतें मेरे साथ चांद की रोशनी में ना खेलती। मैं भी जवानी की दहलीज पर थी। कभी फूल काटने बैठ जाती, कभी हलवे बनाने और कभी कुएं से पानी भरने जाती। लेकिन फिर भी चांद की 14वीं को गांव भर में कोई मेहंदी ना लगाता और ना ही कोई मर्द घर से बाहर निकलता। सिर्फ बूढ़ी औरतें और छोटी बच्चियां ही रात को खेलती। उस दिन भी चांद की 14 थी। तमाम बड़ी औरतें रात की तैयारी कर रही थीं कि रात को सब मिलकर क्या खाएंगे। गाँव के चौराहे पर चारपाइयाँ और कुर्सियाँ लग चुकी थीं। मगरिब के बाद मर्द अपने अपने कमरों में छुप गए थे। जैसे ही चांद अपने पूरे अरूज पर आता तो मुझे कमरे से बाहर औरतों के खेलने की आवाज़ें आने लगी कि तमाम बड़ी उम्र की औरतें और बच्चियां अपने कंधों पर बिठाकर इधर से उधर सैर करवाती थीं। कभी इनके स्टापू खेलने और कभी रस्साकशी खेलने की आवाज़ें आती। इसी तरह सारी रात चारपाई पर बैठकर खेल कर गुजारती, पूरी रात जागती रहती और बार बार तलकीन करती कि छोटी बच्ची को कभी भी चांद की 14 को मेहंदी ना लगाना और अपने भाइयों, बाप और बेटों को कुछ भी हो जाए बाहर निकलने मत देना। इसी गांव में एक किसान नूर मोहम्मद रहता था। अल्लाह ने उसे 7 बेटियों के बाद बेटे से नवाजा और गांव का गांव बच्चे को देखने के लिए उमड़ आया। ये पूरा गांव नूर मोहम्मद की खुशी में बेहद खुश था। नूर मोहम्मद के तो पाँव ज़मीन पर ना लग रहे थे और बीवी का भी खुशी के बुरा हाल था। बहनें भाई देखकर खुश हो रही थीं। वक्त गुजरता गया और एक एक करके सब बेटियां भी आई गईं। आज नूर मोहम्मद के बेटे अब्दुल्ला की मेहंदी थी और सुबह से ही सहन में चारपाइयाँ बिछाकर बरी और जहेज़ का सामान जोड़ दिया गया था। गांव में रिवाज था कि सुबह के टाइम सारा सामान लोगों को दिखाया जाता और साथ में नाश्ता भी दिया जाता। दोपहर में मेहंदी करते हैं और शाम को बारात लेकर जाते हैं। बारात को खाना लड़के के ननिहाल वाले देते हैं। बरी इस कदर अच्छी थी कि देखने वालों की आंखें चुंधिया रही थीं। इस कदर खूबसूरत बरी और इस कदर जहेज़, पूरे गांव में से सबसे खूबसूरत लड़की के साथ आज अब्दुल्ला की शादी थी। मेहंदी के गीत गाए गए। इस ज़माने में हाथों और पाँव पर मेहंदी लगाई जाती थी। गंदम की फसल पककर तैयार थी। किसी ने बताया कि अब्दुल्ला के खेतों में आग लग गई है। अब्दुल्ला ने बाप से कहा कि आपकी उम्र नहीं वहाँ की भाग दौड़ देखने की, मैं खुद ही देख लेता हूँ, शायद कोई मजाक नहीं कर रहा हो। अब्दुल्ला के हाथों और सर पर मेहंदी लगी हुई थी। इसे पहुँचते पहुँचते लोगों की मदद से आग बुझाते काफ़ी टाइम लग गया था। उसने सोचा कि जंगल के रास्ते में जल्दी पहुँच जाऊँगा, क्योंकि घर वापस शॉर्टकट जंगल का ही रास्ता था और बेहद ख़तरनाक और सुनसान था। अब्दुल्ला को जल्दी थी। अब्दुल्ला की माँ ने जाते हुए बेहद कहा कि अब्दुल्ला मेहंदी धो लो, क्योंकि तुम्हारी फसल पर जाना है तुमने और आज 14वीं की रात है। मगर उसके सर पर फसल का ख्याल था और उसने महसूस किया कि कोई बहुत देर से इसका पीछा कर रहा है। लेकिन अब्दुल्ला को समझ नहीं आई कि अचानक से 2 सर्द हाथों ने इसकी गर्दन को ज़ोर से दबाया।
इसकी गर्दन में रस्सी डालकर इसे कीकर के दरख्त के साथ फांसी दे दी गई। अब्दुल्ला घर ना पहुंचा तो तमाम गांव वाले लाठियां लेकर खेतों में आए और इसे ढूंढने निकले, लेकिन अब्दुल्ला ना मिला। इसके बाद जंगल का रुख किया, लेकिन तमाम लोग जानते थे कि जंगल में आसेब का बसेरा है। वहाँ देखा कि अब्दुल्ला की लाश एक कीकर के दरख्त से बंधी हुई थी। थोड़ी ही देर के बाद बुजुर्गों ने जिन्नात को हाजिर किया। उन्होंने बताया कि हम मुसलमान हैं और मेहंदी से हमें सख्त नफरत है, इसलिए हमने इसकी गर्दन तोड़कर इसे मार दिया। आज के बाद इस गांव में कोई भी मर्द चांद की 14 को मेहंदी लगाएगा तो इसको भी गर्दन तोड़कर ऐसे ही मार देंगे। और किसी ने आज के बाद इस जंगल की तरफ रुख किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। शादी वाला घर एकदम से मातम में बदल गया। लेकिन अगले चांद की 14 को गांव के लोगों ने देखा कि अब्दुल्ला की मां चौक पर चारपाइयाँ और कुर्सियाँ बिछा रही है और सब बच्चियों और बूढ़ी औरतों के साथ बैठकर ये बात कर रही है कि चांद की 14 को कोई भी मेहंदी ना लगाना। ये स्टोरी मीर जमान ने रावलपिंडी से सेंड की है। आज जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे अब्बू के साथ तकरीबन 3 साल पहले पेश आया था। हम एक गांव में रहते थे, लेकिन हमारे बड़े होने की वजह से, घर की तंगी की वजह से हमें एक नया घर बनाना पड़ा, जो कि गांव और मेन शहर के दरमियान में वाक़या था, जिसके आसपास कोई आबादी नहीं बल्कि हमारी अपनी ज़मीनें ही थीं। शहर से गांव की तरफ चलने वाले कच्चे रास्ते पर हमारा घर पड़ता है। घर की तरफ 2 रास्ते जाते हैं, एक रास्ता जो कि कॉलोनी के अंदर से गुजरता है और दूसरा रास्ता पुराना है जिस पर बहुत ही पुराना कब्रिस्तान है। ये कब्रिस्तान सतह ज़मीन से थोड़ा सा ऊंचा है, इसीलिए इस इलाके के लोग इसे टिब्बा कहते हैं। एक रात की बात है कि मेरे अब्बू मेरे नानी को देखने हॉस्पिटल गए हुए थे। रात को वापसी पर वो काफ़ी देर हो गई तो कॉलोनी वालों ने इन्हें नए रास्ते से गुजरने ना दिया, तो मजबूरन उन्हें कब्रिस्तान वाले रास्ते से ही घर की तरफ आना पड़ा। इस रास्ते से आने के लिए मोटरवे उतरकर सीधा आगे की तरफ बढ़ना पड़ता है। कच्ची सड़क के दाएं तरफ कब्रिस्तान और बाईं तरफ बागात थे, जबकि कब्रिस्तान के एंड पर छोटे से गंदे नाले का एक पुल आता था। रात के 1 बजे जब अब्बू घर आए तो वो बुरी तरह से कांप रहे थे। गाड़ी से निकलते हैं वो जल्दी से ही वॉशरूम गए और नहाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर जब वापस आए तो हमने इनसे पूछा कि क्या बात है, आप इतने खौफज़दा क्यों हैं? तो उन्होंने बताया कि आज मैं कब्रिस्तान वाले रास्ते से आया हूँ और मेरे साथ बहुत ही अजीबोगरीब वाक़यात पेश हुए हैं। उन्होंने बताया कि मैं अभी मोटरवे इंटरचेंज से उतरकर कॉलोनी की तरफ बढ़ा ही था कि कॉलोनी के गार्ड ने मुझे अंदर आने से मना कर दिया और इसी वजह से मैंने गाड़ी कब्रिस्तान वाले कच्चे रास्ते की तरफ मोड़ दी। दिल में खौफ तो था, लेकिन मैं गाड़ी में खुद को महफूज समझ रहा था। अभी मैं कब्रिस्तान के करीब पहुंचा ही था कि मुझे किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा। मैंने फ़ौरन गाड़ी को ब्रेक्स लगाई और देखने लगा कि आखिर इतनी रात को इस सुनसान रास्ते पर मेरा कौन सा जानने वाला मुझे आवाज़ दे रहा है। थोड़ी देर बाद मेरी सास गाड़ी के करीब आई और बोली, रिफाकत बेटा जल्दी करो, कुछ गुंडे मेरे पीछा कर रहे हैं जो मुझसे जेवरात छीन लेना चाहते हैं। मैं बहुत हैरान हुआ क्योंकि अभी तो मैं इनकी इयादत करके हॉस्पिटल से आ रहा था। मेरी गाड़ी के आने से पहले वो यहाँ पर कैसे मौजूद हैं? लेकिन वो जल्दी से गाड़ी में बैठ गई और दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझसे बोली कि गाड़ी चलाओ। मैंने भी मौके की नज़ाकत को महसूस करते हुए गाड़ी की स्पीड तेज़ कर दी। अभी कब्रिस्तान के बाद मैं नाले के पुल पर पहुँचा ही था कि मेरी नज़र सीट पर पड़ी जिस पर तुम्हारी नानी बैठी हुई थी। कि मैं क्या देखता हूँ कि वो सीट बिल्कुल खाली पड़ी है और गाड़ी में कोई भी नहीं है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो गाड़ी के पीछे आग के शोले उड़ते हुए दिखाई दिए और किसी के कहकहो की आवाज़ें आने लगी। मैंने जल्दी से आयतल कुर्सी का विर्द शुरू किया और जल्दी जल्दी गाड़ी भगा के घर पहुंचा हूँ। अपने अब्बू के मुंह से ये सब वाक़या सुनकर हम पूरी तरह से खौफज़दा हो चुके थे और आइंदा से कभी भी कब्रिस्तान वाले इस रास्ते को इस्तेमाल करने से तौबा कर ली। क्योंकि वो रास्ता काफ़ी शॉर्ट था इसलिए हम इसे ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन इस दिन के बाद हमने कभी भी इस रास्ते से दोबारा आने का रिस्क नहीं लिया। ये स्टोरी आयशा ने चकवाल रावलपिंडी से भेजी है।
میں جب 6 سال کی تھی تو راولپنڈی سے چکوال کے گاؤں، جو کہ میرا آبائی گاؤں ہے، میں نے پہلی کلاس میں داخلہ لیا۔ جب چوتھی جماعت میں آئی تو اسی گاؤں کے اسکول میں کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ لوگ تو پہلے ہی اس اسکول سے ڈرتے تھے، اب تو مزید ڈرنا شروع ہو گئے۔ ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کے اسکول گاؤں سے باہر ہوتے تھے۔ اسکول کے ارد گرد ویران جگہ ہے، اونچی نیچی چھوٹی چھوٹی مٹی کی پہاڑیاں ہیں، ان کے درمیان سے ایک چھوٹا سا نالا بھی گزرتا ہے اور بھلائی کے درخت ہی درخت ہیں۔ لوگ اس جگہ کو لمڑیاں کہتے ہیں۔ بچوں کے ماں باپ گھر سے کہہ کر بھیجتے تھے کہ لمڑیوں میں ہرگز نہ جانا، کیونکہ گاؤں کے لوگ اس وقت چار دیواری میں نہیں تھے اور لڑکیاں وہاں درختوں کے نیچے کھیلتے کھیلتے پہنچ جاتی تھیں۔ پھر کچھ دن کے بعد ایک کلاس 7 کی ایک لڑکی، جس نے اچانک سے ہی ایک ڈنڈا ٹیچر کو کھینچ کر مار دیا اور سارے اسکول میں لڑکیوں کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئی۔ پرنسپل کے روم میں جا کر ان کے منہ پر انتہائی زور سے تھپڑ مارا اور ٹیبل سے جوس کے ڈبے اور سیب اٹھا کر باہر پھینک دیے۔ پورے اسکول میں ادھم مچ گیا تھا۔ پھر اس کے گھر والوں کو بلایا اور اسے بڑی ہی مشکل سے وہ لے کر گئے۔ گھر جا کر مقامی مسجد سے قاری صاحب کو انہوں نے بلایا اور کچھ قرآنی آیات دم کی تو اسے ہوش آیا۔ تقریباً 2 ہفتے کے بعد وہ جب دوبارہ اسکول آئی تو ہم نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا تھا، تو وہ کہنے لگی کہ مجھے بالکل بھی کوئی یاد نہیں ہے اور میں اس وقت ہوش میں بھی نہیں تھی۔ اس کے چند دنوں بعد ہی واقعہ ہوا کہ میں ابھی اپنی کلاس میں پہنچی تھی کہ میں نے دیکھا کہ خون ہی خون چاروں طرف بکھرا ہوا ہے، اور جہاں تک وہ نظر آ رہا تھا کہ وہ خون بورڈنگ روم سے تھا، لیکن وہ روم تو بند تھا۔ ہمارے ٹیچرز نے پولیس کو بلایا اور کچھ علماء بھی آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ انسان کا خون نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ کچھ اور ہی لگتا ہے، مطلب یہ کہ کسی جن یا بھوت کا خون ہے۔ اس واقعے کے بعد مجھے 3 دن تک بہت تیز بخار رہا۔ آج بھی جب مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو لسنرز، یہ آج کی ویڈیوز تھیں، امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گے۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ۔ آپ کے پاس بھی سٹوریز ہیں تو آپ مجھے واٹس ایپ نمبر پر سینڈ کر دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔